ड्रामा करने के लिए सॉरी पर डबल फेस बांध रहे हो, कुछ भी स्क्रीन पे दिखा रहे हो और कुछ भी बोल रहे हो। इतना बड़ा चैनल है यार, ऐसे तो मत करो। और ये गलती 2+2=5 वाले लेवल की गलती है। तो आपने देखा कि कैसे वीडियो में आपको एक चीज बताई और जब उसी चीज की हमने जांच पड़ताल की तो हमने पाया कि सच एकदम ही अलग था। ये चीज आगे वीडियो में बहुत बार होने वाली है। हाल ही में गौरव ठाकुर उर्फ गेट सेट फ्लाई साइंस ने एक लंबा वीडियो बनाया है वेज और नॉन वेज डाइट को लेकर, जिसमें कई गलतियां हैं। और एक्चुअली उस वीडियो की स्पेसिफिक गलतियों से कहीं ज्यादा अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि एक इन्फ्लुएंसर सोचता कैसे है, वो कैसे रिसर्च करता है और किन बातों का आपको एज व्यूअर्स ख्याल रखना चाहिए जब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर का कोई भी वीडियो देख रहे हो। वेज और नॉन वेज के फैक्ट्स के अलावा भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। इन टॉपिक्स के बारे में सोचना कैसे चाहिए वो सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो गौरव के वीडियो की शुरुआत होती है कि कैसे कुछ लोग कहते हैं प्लांट बेस्ड डाइट से फायदा होता है और कुछ कहते हैं कार्निवोर डाइट से फायदा होता है। इनका वजन 50 पाउंड कम हो गया और इनके शरीर के सारे प्रॉब्लम्स गायब ही हो गए। एंटरप्रेन्योर ये बता रहे हैं कि जब से वो एक वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट में शिफ्ट हुए ना, उनकी जिंदगी टोटली चेंज हो गई। और फिर गौरव बात करते हैं एक्सट्रीम डाइट्स की। एक 39 इयर्स के रशियन फूड इन्फ्लुएंसर ज़ाना सैमसोनोवा अचानक से वन फाइन डे चल बसी और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला शी वाज सीवियरली मैल न्यूट्रिशन। और वजह जानते हो क्या थी? वेजिटेरियन छोड़ो, स्ट्रिक्ट वीगन डाइट। मौत का कारण वीगन डाइट। हालांकि वीगन अपने आप में कोई डाइट नहीं होती, प्लांट बेस्ड डाइट होती है। तो मौत का कारण प्लांट बेस्ड डाइट। और यहीं से हमारा पहला पॉइंट है। देखो, एक इन्फ्लुएंसर होता है, उसे 50 टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना है। वो सब में एक्सपर्ट तो नहीं है ना, तो वो क्या करता है, वो उस टॉपिक को गूगल करता है। उसे 2 बातें पता चलती हैं, फिर वो 2 बातों को और गूगल करता है। उसे 1-2 इंटरेस्टिंग खबरें मिलती हैं, वो उसे अपनी स्क्रिप्ट में जोड़ लेता है। गूगल पर ही मिले किसी आर्टिकल में कोई क्लेम होता है कि ये चीज़ एक फैक्ट है और उस आर्टिकल में कोई लिंक दी होती है जिसे इन्फ्लुएंसर ऐसे का ऐसा उठाकर इस्तेमाल कर लेता है। आमतौर पर यही होता है। इतना समय नहीं होता कि एक एक छोटी छोटी बात को वेरीफाई करें। किया जा सकता है पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स ना चाहते हुए भी कई सारे स्टेरियोटाइप्स को बढ़ावा दे देते हैं। जो खबरें फैल रही हैं पॉपुलर मीडिया में लेकिन सच नहीं है, उन्हें भी फैक्ट्स की तरह दिखा देते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखिए, जिसमें यह बताया गया कि प्लांट बेस्ड डाइट के चलते उस लड़की की मृत्यु हो गई। और जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वो चीज हेडलाइंस में भी मिल जाएगी। गौरव ने भी अपने वीडियो में यही बताया है। पर इनमें से कोई भी आर्टिकल आप खोलकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लड़की एक रॉ वीगन थी। मतलब वो केवल कच्चा खाना खाती थी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सोयाबीन, राजमा, चना, कुछ भी नहीं। तो वो खाती क्या थी? केवल फल और फलों से बने हुए जूस। इनफैक्ट उस लड़की का तो क्लेम यह भी था कि उसने पिछले 6 सालों से पानी ही नहीं पिया है। और एक्चुअल में आज भी कई ऐसे वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पानी भी नहीं पीते। अब जब ये फैक्ट सामने आते हैं तो साफ हो जाता है कि वो लड़की, वो रशियन इन्फ्लुएंसर एक ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही थी। वो एनोरेक्सिक थी। उसमें प्लांट बेस्ड डाइट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो केवल फल खाती थी। तो आपने देखा कि कैसे वीडियो में आपको एक चीज बताई और जब उसी चीज की हमने जांच पड़ताल की तो हमने पाया कि सच एकदम ही अलग था। थोड़ा बहुत भी नहीं, 19-20 का फर्क भी नहीं, एकदम कुछ और ही बात थी। ये चीज आगे वीडियो में बहुत बार होने वाली है। वीडियो में आगे एवोल्यूशन की बात होती है कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए और उसमें ये कहा जाता है। लेकिन उसी दौरान ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी ऑस्ट्रेलोपिथ्स थे जो वैसे वक्त में मरे हुए जानवर और कीड़े मकोड़े खाना सीख गए और इससे उनका गट, जो पहले नट्स खाके सिर्फ चर्बी पचाने के लिए अडैप्ट हुआ था, वो अब धीरे धीरे करके हाई प्रोटीन डाइट को भी पचाने लगा। और एग्जैक्टली इसी की वजह से, आई रिपीट, इसी हाई प्रोटीन डाइट की वजह से कुछ ऑस्ट्रेलोपिथ स्पीशीज तेज दिमाग वाले होमो सेपियंस में इवॉल्व कर गए। सो ये है बेसिकली एक बहुत ही क्रेजी फैक्ट कि आज हम इंसानों के पास जो तेज दिमाग है, जिसकी वजह से हम एथिक्स, मॉरल्स और रिलीजन के बारे में सोचकर नॉनवेज खाना त्याग भी कर पा रहे हैं, वो दिमाग भी नॉनवेज की ही देन है इन द फर्स्ट प्लेस। ध्यान दीजिए ये क्लेम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किया गया है। सो ये है बेसिकली एक बहुत ही क्रेजी फैक्ट। नहीं, ये एक फैक्ट नहीं है, ये एक थ्योरी है। थ्योरी और फैक्ट में अंतर होता है। 2022 में पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने इस थ्योरी की पूरी जांच पड़ताल करने की ठानी। उन्होंने पाया कि अब तक रिसर्चर्स ने ज्यादा डेटा ही उस पीरियड का कलेक्ट किया है जिसमें मांस का कंजम्पशन ज्यादा था। बेसिकली साइंटिस्ट इन साइट्स पर गए और उन्हें हड्डियां ढूंढना चाहिए और उन्हें हड्डियां मिल गई। इसे कहते हैं सैम्पलिंग बायस। रिसर्चर्स का कहना है कि इस स्टडी से मांस खाने से हम इंसान बने वाली थ्योरी पर डाउट पैदा होता है। उनके अनुसार दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, केवल मांस खाने से नहीं हुआ। इसके अलावा भी कई साइंटिस्ट और स्टडीज का कहना है कि ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे बड़ा बदलाव मांस खाने के कारण नहीं, पका हुआ खाना खाने के कारण आया था। फायर के कारण। खाना पकाने से वो फूड बेसिकली प्री डाइजेस्ट होकर आता है और हमारे शरीर को उसे पचाने में कम एनर्जी खर्चा करना पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये आइडिया कि मांस खाने से ही इंसान बनाए, ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, ये एक थ्योरी है। और इसके विपरीत दूसरी थ्योरीज भी हैं जो इससे भी ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। लेकिन हमें वीडियो में क्या दिखाया गया, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ 2 बार बोलकर एम्फेसाइज करके
एक ही थ्योरी। और एग्जैक्टली इसी की ही वजह से, आई रिपीट, इसी हाई प्रोटीन डाइट की ही वजह से ये क्लेम वीडियो में बहुत बार दोहराया गया है और हर बार एक फैक्ट की तरह बताया गया है, जबकि ये सच नहीं है। रियलिटी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि इंटरनेट पर अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत बड़ा क्लेम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो। आगे बढ़ते हैं। हमें मीट नहीं खाना चाहिए, इतना सोच पाने वाला दिमाग भी हमारा मीट खाने की वजह से ही डेवलप। और आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट में से कौन सी डाइट हमारे शरीर और हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। और अब हम पहुंचते हैं वीडियो के असली पार्ट पर और यहाँ हम सीखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में सोचते कैसे हैं, किसकी बात सुनना चाहिए। कोई इन्फ्लुएंसर क्या बोलता है, कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर उसके ठीक उल्टी बात बोलता है और दोनों के ही वीडियोस में स्क्रीन पर स्टडीज आ रही हैं, दोनों अपना अपना डेटा दिखा रहे हैं, तो किस पे भरोसा करें। ये स्टडी कहती है कि एनिमल डिराइव्ड वे प्रोटीन्स में शाकाहारियों के प्रोटीन सोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल सोय प्रोटीन से एटलीस्ट 30% ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, बोथ एसेंशियल और ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड्स। और इसीलिए पोस्ट वर्कआउट मसल रिपेयर में एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन्स हमेशा प्लांट डिराइव्ड प्रोटीन से बेहतर होते हैं। यहाँ से इस वीडियो में हम एक ट्रेंड देखने वाले हैं जो हमें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कोई एक मैकेनिस्टिक सिनेरियो या थ्योरी उठाई और उसी के आधार पर एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। मुद्दे को हर पक्ष से एनालाइज करना, न्यूट्रिशन में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एविडेंस है उसको फॉलो करना, ये सब हमें कम ही देखने को मिलता है। जैसे एक स्टडी कहती है कि वे प्रोटीन में अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन बेहतर होता है और उसके आधार पर यह कंक्लूड कर दिया कि मसल बनाने के लिए एनिमल प्रोटीन ही बेहतर होता है। या फिर एक थ्योरी ये कहती है कि मांस खाने से ब्रेन डेवलप हुआ है, तो उसे एक प्रूवन फैक्ट की तरह ले लिया कि यह बात ही सत्य है। ध्यान रखिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे शरीर में कोई प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होती है, कि प्लांट्स में अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन एनिमल प्रोटीन के जैसा होता है या नहीं होता। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ह्यूमन आउटकम डेटा से, ह्यूमंस पर की गई स्टडीज से। जब आपने एक ग्रुप को प्लांट्स खिलाए, दूसरे ग्रुप को मांस खिलाया, दोनों ने उतना ही प्रोटीन खाया और फिर दोनों की स्ट्रेंथ को नापा, तो क्या रिजल्ट निकला, इससे फर्क पड़ता है। और ऐसी स्टडीज हुई हैं। ऐसी ही 9 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस जब साइंटिस्ट ने किया, मतलब सारी 9 स्टडीज को एक साथ में रख के देखा कि टोटल एविडेंस क्या कहता है, तो उन्होंने पाया कि सोया प्रोडक्ट्स के सप्लीमेंट्स स्ट्रेंथ और लीन बॉडी मास में वे प्रोटीन के जितने ही इफेक्टिव थे। वीडियो में कहा गया कि वे प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल बेहतर है, पर जब एक्चुअल में ह्यूमंस की डाइट में वे और सोया प्रोटीन दिया गया तो कोई अंतर नहीं देखने को मिला। क्या बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी और स्टडीज हुई हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स को वीगन मतलब पूरी तरह प्लांट बेस्ड डाइट और एक ऑमनिवोर यानी नॉन वेजिटेरियन डाइट खिलाई गई। ये दोनों ही डाइट्स हाई प्रोटीन थी और रिसर्चर्स ने पाया कि उनकी स्ट्रेंथ में भी कोई अंतर नहीं था, दोनों की ही स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ी। पता नहीं क्यों जैसे ही वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड फूड की बात आती है तो अच्छे लोगों को भी बहुत बेसिक बातें नहीं पता होती। जैसे कुछ दिन पहले मेरे सामने मोहक मंगल की भी एक वीडियो आई थी प्रोटीन पे, और उसमें उन्होंने ये बोला, मीट में सारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि कई वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में लाइसिन्स जैसे जरूरी अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मोहक के वीडियोस लाखों लोग देखते हैं और ये गलती 2+2 = 5 वाले लेवल की गलती है। एक गूगल सर्च बता देगी कि हर प्लांट में सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दुनिया के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पौधे ही बनाते हैं। तो मोहक का ये कहना कि कुछ प्लांट्स में अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं और स्क्रीन पर रेड क्रॉस दिखाना, ये 100% गलत इंफॉर्मेशन है, एकदम ही गलत। बस बात यह है कि कई प्लांट्स में एक आध अमीनो एसिड की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, तो आपको एक वैरायटी ऑफ फूड्स खाना पड़ता है और उसमें भी कोई मैचिंग नहीं करना पड़ती कि मैं रोटी खा रहा हूँ तो उसके साथ दाल ले लिए और अब दाल के साथ चावल लूँ या फिर क्या करूँ, राजमा मिलाऊँ तो सारे अमीनो एसिड्स पूरे हो जाएंगे, या फिर चना खाना चाहिए ताकि वो फलाना अमीनो एसिड इस फलाने अमीनो एसिड से मिल जाए और सब कंप्लीट हो जाए। ये सब नहीं करना होता। बस 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जितनी आपके शरीर को कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज खाना होगी, जितना आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए कम से कम उतना प्रोटीन खाना होगा। रिसर्च यही कहती है अगर व्यक्ति अलग अलग फूड से प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी कर रहा है तो उसे इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एनिमल प्रोटीन नहीं ले रहा और प्लांट प्रोटीन ले रहा है। इसके बाद हम आते हैं कैल्शियम पर। लैंसेट जैसे रेप्यूटेड जर्नल्स में ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड हैं जिसमें लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो गए, यानी कि हड्डियां खोखली होने लग गई, जिससे उनमें फ्रैक्चर्स का रिस्क 30% से बढ़ गया। जानना चाहोगे वो किस टाइप की डाइट ले रहे थे? वेल, वो सारे के सारे वीगन्स थे, क्योंकि वीगन खाना खाने से उनके शरीर को रोज सिर्फ 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा था, व्हिच इज लिटरली हाफ ऑफ व्हाट योर बॉडी नीड्स
needs on a daily basis. डरा देने वाला क्लेम है। तो क्यों ना हम इस स्क्रीन पर दिखाई जा रही तीनों स्टडीज को खोलकर देखें कि क्या ये स्टडी सच में वही कहती हैं जो बात गौरव बोल रहा है। सबसे पहले एपिक ऑक्सफोर्ड स्टडी की बात करें तो इसमें ये बात सच है कि वीगन्स का 30% ज्यादा रिस्क था फ्रैक्चर्स का, पर यह बात केवल उन वीगन्स में थी जिनको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने उन वीगन्स को देखा जिनको 525 माइक्रोग्राम से ज्यादा कैल्शियम मिल रहा था तो कोई इंक्रीज्ड रिस्क नहीं था। मतलब उनकी स्टडी में जो लोग वीगन थे और 525 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम रोज का उन्हें मिल रहा था, उनमें और मांस खाने वालों में और दूध पीने वालों में कोई फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा नहीं था। लेकिन दूसरी ओर गौरव का कहना है कि वीगन्स को फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा है क्योंकि वीगन्स को केवल 500 से 700 मिलीग्राम ही कैल्शियम मिलता है। क्योंकि वीगन खाना खाने से उनके शरीर को रोज सिर्फ 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा था, which is literally half of what your body needs on a daily basis. लेकिन जिस स्टडी की वो बात कर रहे हैं, एपिक ऑक्सफोर्ड स्टडी की, उस स्टडी में पाया कि 525 मिलीग्राम कैल्शियम से ज्यादा लेने पर वीगन्स को भी कोई रिस्क नहीं था। तो यहाँ पे दोनों में से सच कौन बोल रहा है? तो इस स्टडी से ये साबित होता है कि वीगन लोगों को अपनी कैल्शियम पर ध्यान देना चाहिए, कैल्शियम रिच फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो गौरव का सेंट्रल क्लेम सही है कि जो लोग दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खाते उन्हें अपनी कैल्शियम की नीड्स पर ध्यान देना होगा, लेकिन उसके आसपास उन्होंने 50 नॉनसेंस बातें बोल दी हैं। उन्होंने इस एपिक ऑक्सफोर्ड स्टडी को भी मिस रिप्रेजेंट किया। दूसरी स्टडी को देखते हैं। इस स्टडी का उद्देश्य था कि क्या बच्चों को एक्स्ट्रा दूध पीने का बोलना चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो। पहली तो बात, इस स्टडी में वीगन शब्द ही नहीं है और इसका वीगन से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, इस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि अभी तक का साइंटिफिक एविडेंस बच्चों को एक्स्ट्रा दूध पीने को बोलने का सपोर्ट नहीं करता। इस स्टडी को स्क्रीन पे दिखाते हुए क्या बोला गया था, याद है आपको? Well, Lancet जैसे रेप्यूटेड जर्नल्स में ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड हैं जिसमें लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से वो सारे के सारे वीगन्स थे। ड्रामा करने के लिए सॉरी, पर डबल फेस पाम ब्रो। कुछ भी स्क्रीन पे दिखा रहे हो और कुछ भी बोल रहे हो। इतना बड़ा चैनल है यार, ऐसे तो मत करो। बस जगह भरने के लिए स्टडी दिखा दी। डिस्क्रिप्शन में सोर्सेज की लिंक भी नहीं है क्योंकि पता है कि कोई नहीं खोल के पढ़ने वाला। और जो स्टडी खुद ही दिखा रहे हो वो साफ शब्दों में बोल रही है कि इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है कि दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। खुद की दिखाई स्टडी कहती है कि दूध में मिलने वाला कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता और हरी सब्जियों का कैल्शियम ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, उनकी खुद की दिखाई जा रही स्टडी ये बोल रही है। पढ़ तो लो यार उसको एक बार। वीगन डाइट को चांस के भरोसे छोड़ना यहाँ पर अपने हेल्थ को चांस के भरोसे छोड़ने जैसा हो। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। अपनी प्लांट बेस्ड डाइट को चांस के भरोसे छोड़ना मतलब अपनी हेल्थ को चांस के भरोसे छोड़ना। मुख्य रूप से आपको 3 ही चीजों का ध्यान रखना होता है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12। ध्यान रखने से मेरा मतलब है ऐसे फूड्स खाना जिनमें प्रोटीन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो और विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना। इसके अलावा कुछ खास नहीं करना होगा। जब आप प्रोटीन और कैल्शियम रिच फूड्स खाते हो तो उनमें केवल प्रोटीन और कैल्शियम तो होता नहीं है, आपकी बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरतें भी आमतौर पर आसानी से पूरी हो जाती हैं अगर आप प्रोटीन और कैल्शियम अच्छे सोर्सेज से ले रहे हो तो। जैसे हरी सब्जियों में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। रागी कैल्शियम का बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है। बीन्स जैसे राजमा और चने में भी कैल्शियम होता है। इसके अलावा जो मसाले हम खाते हैं उनमें भी कैल्शियम होता है और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स में तो होता ही है। टोफू मतलब सोयाबीन से बनने वाला पनीर, सोया चंक्स, टेम्पे वगैरह, इन सब में। इसके अलावा भी कई सारे प्लांट फूड्स में कैल्शियम होता है, स्पेशली सीड्स में। कई सीड्स में दूध से 10 से 12 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। और मेरा फेवरेट तिल, सेसेमे सीड्स, दूध से लगभग 8 गुना ज्यादा कैल्शियम तिल में होता है। तो अगर आप तिल के लड्डू सिर्फ ठंड में खाने के बजाय साल भर या रोज खाते हो तो आपकी कैल्शियम की नीड्स आसानी से पूरी हो जाएंगी। अब देखो, हमने एवोल्यूशन वाले पार्ट में ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे दिमाग का विकास हो ही पाया जस्ट बिकॉज़ हमने मांस खाना शुरू किया। फिर से आप भाषा पर ध्यान देंगे तो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोली जा रही है, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने मांस खाया। जबकि हम ये साबित कर चुके हैं कि ये केवल एक थ्योरी है और इसके खिलाफ भी एविडेंस है। वो डिबेट अभी चल रही है। वीगन डाइट स्टेज 3 विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज करती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है ब्रेन, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज, और इसीलिए कॉग्निटिव फंक्शंस वाला पॉइंट जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट को। अब यहाँ पर 2 बातें, पहली तो विटामिन B12 की और दूसरी कॉग्निटिव फंक्शन की, और दोनों ही बातों को गौरव ने अपने वीडियो में ओवर सिंप्लीफाई किया है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 को वीडियो में ऐसे बताया गया है जैसे ये केवल वीगन्स और वेजिटेरियंस की प्रॉब्लम्स हो। 60% वेजिटेरियंस को ऑलरेडी स्टेज 3 विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। वीगन डाइट स्टेज 3 विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज करती है। जबकि सच यह है कि भारत में 4 में से 3 लोगों के शरीर में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं है और 47% लोगों को तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। वीगन तो 1% भी नहीं है और वेजिटेरियंस भी 40% ही है। तब भी 4 में से 3 लोगों के शरीर में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पर अगर विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट जैसे दूध, मांस, अंडे वगैरह में होता है
तो फिर नॉन वेजिटेरियंस को भी ये प्रॉब्लम क्यों है? तो अब B12 की समस्या की चर्चा करते हैं, जो आपको वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताया गया, एकदम ही ओवर सिंप्लीफाई करके बताया गया है। विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट होती है लगभग 2.5 माइक्रोग्राम्स की। अब 100 ग्राम मुर्गे के मांस में होता है 0.3 माइक्रोग्राम्स B12। 100 ग्राम अंडे यानी लगभग 2 या 3 अंडों में 1.1 माइक्रोग्राम्स होता है और 100 ml दूध में 0.5 माइक्रोग्राम्स B12 होता है। इसका मतलब आपको रोज के कम से कम 800 ग्राम मांस खाना होगा, 5 से 8 अंडे खाना होंगे या आधा लीटर दूध रोज पीना होगा, और ये 100% एब्जॉर्ब नहीं होता। स्टडीज बताती है कि अंडे का एब्जॉर्प्शन 25% है, यानी आपको रोज के 10 से 15 अंडे खाना होंगे, और मुर्गे के मांस का 60% एब्जॉर्प्शन है, यानी आपको रोज कम से कम 1 किलो चिकन मीट खाना होगा। विटामिन B12 केवल 2 ही फूड्स में पर्याप्त मात्रा में आपको मिल सकता है, एक है फिश और दूसरा है रेड मीट, मटन, बीफ वगैरह। अब रेड मीट के साथ प्रॉब्लम यह है, जिसकी कि गौरव अपने वीडियो में आगे चर्चा करते हैं, कि बड़े बड़े कैंसर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि आपको 70 से 100 ग्राम रेड मीट से ज्यादा रोज नहीं खाना चाहिए, वरना आपके कैंसर का रिस्क बढ़ता है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बीफ और लैम और मटन वगैरह से दूर जाना चाह रहा है, क्योंकि उससे शरीर को कई तरह के नुकसान होते हैं। अब बचती है फिश, जो कि ऑब्वियसली सब लोगों को अवेलेबल नहीं है और वो उतनी अफोर्डेबल भी नहीं है, हर कोई फिश नहीं खा रहा है। तो इसलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भारत में बहुत ज्यादा है। अब जितने आपको फैक्ट्स पता हैं विटामिन B12 के बारे में, इससे आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आधे लोगों को B12 की डेफिशिएंसी है, तो क्या सब लोग बीफ और मटन खाने लगे, या फिर सब लोग रोज के रोज चिकन का लिवर खाने लगे, या फिर सब लोगों को जैसे तैसे फिश खिलाओ रोज? थोड़ा सा सोचने पर आप पाएंगे कि इंडिविजुअल लेवल पर इसका सबसे सीधा सोल्यूशन है फोर्टिफाइड फूड, यानी ऐसे फूड्स खाना जिनमें विटामिन B12 मिला हुआ हो, या फिर सप्लीमेंट्स लेना B12 के। और पॉपुलेशन लेवल पर तो इसका सोल्यूशन एक ही दिखता है, फूड फोर्टिफिकेशन। आटे में और चावल में विटामिन B12 मिलाना, जैसे नमक में आयोडीन मिलता है, तभी जाकर के विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कम होगी। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स की बात गौरव अपने वीडियो में करते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद वो ये कहते हैं, अब यस, इस कमी को पूरा करने के लिए वेजिटेरियंस और वीगन्स विटामिन B12 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, काफी सस्ते भी आते हैं, बट कम ऑन, यहाँ पर हम एक फेयर कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सो हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन ये एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है, केवल ऊपर ऊपर की बात आपको बता दी गई है, और जैसा कि हम देखने वाले हैं वो भी गलत है। तो बात करते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल डाइट्स की। वेल, सच ये है कि एनिमल्स भी B12 खुद से नहीं बनाते, B12 बनता है बैक्टीरिया से। अब रूमिनेंट्स जैसे बकरी और गाय के शरीर में वो बैक्टीरिया होता है, और उनके शरीर का बैक्टीरिया B12 बनाए, इसके लिए उन्हें मिट्टी से कोबाल्ट खाना होता है। अब आज की तारीख में ना तो मिट्टी में कोबाल्ट की मात्रा उतनी बची है, और ना ही जिन गाय भैंसों का दूध या मांस लोग खाते हैं वो बाहर चरने को जाते हैं। तो फिर उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होती हैं? उन्हें दिए जाते हैं सप्लीमेंट्स, कोबाल्ट और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स। बात करें अगर चिकन्स की, तो वो तो B12 बनाते ही नहीं, उन्हें ठीक इंसानों की तरह उसे बाहर से ही लेना होता है। और चिकन्स भी चूंकि बाहर नहीं जाते हैं, उन्हें सोयाबीन और मक्का की ही डाइट खिलाई जाती है, जो हम ही उनको खिलाते हैं। तो उनके शरीर को B12 देने के लिए उनकी फीड में क्या होता है? गेस करो, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स। ये जो पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर है, इस पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों को जो हम लोग दाना खिलाते हैं, उसका जो फीड देते हैं हम लोग मार्केट से खरीद के, उसके साथ साथ सप्लीमेंट देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दुनिया में जितने भी विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स बनते हैं, उसमें से 55% सप्लीमेंट्स केवल और केवल फार्म यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी वो जानवरों को दिए जाते हैं। आधे से ज्यादा सप्लीमेंट्स। कम ऑन, यहाँ पर हम एक फेयर कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सो हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा भी तरह तरह के विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स जानवरों को देना एक बहुत ही रेगुलर बात है, और वो इसलिए क्योंकि ये जानवर बहुत ही क्रैम्ड, बहुत ही छोटी जगहों में रहते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, इसलिए इनको लगातार एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है दवाइयों से बचाने के लिए। तो जिस नेचुरल डाइट की गौरव बात कर रहे हैं वो कहाँ है? आज से 50-60 साल पहले चिकन्स 1 किलो से भी कम के हुआ करते थे, अब वो 4 किलो तक के हो सकते हैं। क्या ये नेचुरल है? मुर्गियों के पूर्वज रेड जंगल फाउल आज भी जंगल में केवल 10 से 15 अंडे ही देते हैं साल भर में, लेकिन मुर्गियां जिनको हम पिंजरों में रखते हैं वो साल के 300 अंडे तक दे सकती है, जिससे उनके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्या ये नेचुरल है? तो आज की तारीख में नेचुरल वर्सेस अननेचुरल वाला आर्ग्यूमेंट मैटर ही नहीं करता। आज की तारीख में बात सिर्फ इतनी है कि क्या आप पहले वो सप्लीमेंट उस जानवर को देते हो और फिर उस जानवर को खा करके आप खुद वो सप्लीमेंट लेते हो, या फिर वो सप्लीमेंट आप सीधा ही ले रहे हो। वो केवल एक भ्रम है कि मैं किसी जानवर का मांस खा रहा हूं तो वो नेचुरल हो गया। एंटीबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स, सब तरीके के सप्लीमेंट जानवरों को लगातार दिए जाते हैं। नेचुरल डाइट जैसी कोई चीज नहीं है आज की तारीख में दुनिया में। अब बात करते हैं कॉग्निटिव फंक्शन की। थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रेंड की बात की थी, शायद आपने उसे यहाँ पर कैच कर लिया होगा। कोई एक मैकेनिस्टिक सिनेरियो या थ्योरी उठाई
और उसी के आधार पे एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है ब्रेन हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज, और इसीलिए कॉग्निटिव फंक्शंस वाला पॉइंट जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट को। इससे बेहतर होगा कि हम एक्सपर्ट्स की बात सुनें। बेसिकली ये पॉइंट जाता है प्लांट्स को, ना कि एनिमल प्रोडक्ट्स को। एनिमल प्रोडक्ट्स को ये पॉइंट देने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अब इसकी अगर बहुत डिटेल में हम जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पहले ही काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको शॉर्ट रखते हैं। लीजा मॉस्कोनी एक PhD न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो एक्चुअल में स्टडीज़ कंडक्ट करती हैं न्यूट्रिशन और ब्रेन हेल्थ पे। उनकी किताब भी है ब्रेन फूड नाम से, जिसके कवर से ही पता चल जाता है कि वो किस तरह की डाइट रिकमेंड करती है। और उनका ये कहना है, But I've remained plant-based. I think it was more like an 80-20. 20% more fish, eggs, dairy. I'm not a big meat person. I've never been. But now I think I'm 99.9% plant-based, and it's been a while. I went to a dinner the other day, and there were some brain scientists, and then there was everybody else, and then the host is like, "Who is a vegetarian here?" All the brain scientists with their hands up, and nobody else. Really? All the actual brain scientists who study nutrition. अधिकतर प्लांट्स, अगर मांस खाना भी है तो फिश, जिसको कि मेडिटेरेनियन डाइट बोलता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट फूड्स ही व्यक्ति के कॉग्निटिव फंक्शन को अच्छा रखते हैं, यही साइंस कहती है। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगा, हाथ जोड़कर आप जो भी डाइट कंज्यूम करोगे इतना मेक श्योर करो एक्सट्रीम्स में मत ले जाओ। अगर आप वीगनिज्म चुन भी रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। हालांकि कई डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार वीगन डाइट में इवन सप्लीमेंट से भी न्यूट्रिएंट्स लेना फिर भी काफी चैलेंजिंग है। अब हम आते हैं इस वीडियो में की गई फियर मॉन्गरिंग पर। इस सेक्शन में वर्डिंग बहुत ही डर फैलाने वाली है। जो आर्टिकल स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो कह रहा है कि प्लांट बेस्ड डाइट से प्रोटीन भी नहीं मिलता सही से। अगर सच में ऐसा है तो बेचारे वेजिटेरियंस भी इसी कैटेगरी में आ गए, क्योंकि दूध में कौन सा ढेर सारा प्रोटीन होता है। वेजिटेरियंस और वीगन्स में प्रोटीन के मामले में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर वेजिटेरियंस वे प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो वीगन सोया या दूसरा प्लांट प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेजिटेरियंस पनीर खाते हैं तो वीगन सोयाबीन से बना हुआ पनीर, टोफू खा सकते हैं। तो ये आर्टिकल तो इस वीडियो की ही बात को काटता दिख रहा है, क्योंकि इस वीडियो ने तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को ही स्ट्रेंथ में इक्वल पॉइंट्स दिए हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वीगन डाइट में लैकिंग है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन कंटेनिंग हीमे ग्रुप्स, जिंक, कैल्शियम, क्रिएटिन, कार्नोसिन, टोरिन एटसेट्रा। वेजिटेरियंस और वीगन्स में डिफरेंस होता है कैल्शियम में, क्योंकि दूध कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, ये बात सच है। और कैल्शियम की काफी डिटेल में बात हम कर ही चुके हैं कि प्लांट्स में कैल्शियम नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी सी ही व्यक्ति को जानकारी हो तो बहुत आसानी से अपनी कैल्शियम की नीड्स प्लांट से पूरी कर सकता है। और विटामिन B12 भी अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम है। विटामिन B12 का तो सप्लीमेंट सभी को लेना चाहिए आज की तारीख में। फिर आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब दोबारा से वही ओवर सिंप्लीफाइड बातें। एक गूगल सर्च करो बेस्ट ओमेगा 3 रिच फूड्स, आपको लिस्ट में पता चलेगा कि समुद्री जानवरों में ओमेगा 3 होता है और कुछ प्लांट्स जैसे चिया सीड्स कि अलसी के बीज, सोयाबीन वगैरह में होता है। मुर्गे के मांस में नहीं होता, दूध में नहीं होता, पनीर में नहीं होता, बीफ, मटन, पोर्क इन सब में नहीं होता। एक्चुअली होता है पर बहुत कम होता है, वो अच्छी मात्रा में केवल समुद्री जीवों में होता है। तो कितना ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। आपने वेज को एक तरफ रख दिया, नॉन वेज को एक तरफ रख दिया और कह दिया कि नॉन वेज में ओमेगा 3 एसिड होता है, वेज में बेचारों को नहीं मिल पाता। जबकि नॉन वेज में भी केवल फिश में होता है, केवल जो सी एनिमल्स है उनमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है। पर वही एक चीज को उठा करके बहुत बड़ा क्लेम, ओवर सिंप्लीफाइड क्लेम। अब जो लोग इन जानवरों को पालते हैं उन्हें पता है कि दूध और मांस में ओमेगा 3 नहीं होता, तो फिर से गैस करो उन जानवरों को ओमेगा 3 देने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें सप्लीमेंट्स देते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि वीगन्स को ओमेगा 3 की कमी होती है, तब तो वेजिटेरियंस को भी होती है, और एगिटेरियंस जो लोग एग्स खाते हैं उन्हें भी होती है। फिर से वीडियो में वही पैटर्न है, एक पॉइंट उठाया और उससे बहुत बड़ा और जेनेरिक क्लेम कर दिया। केवल न्यूट्रिशन में ही नहीं होता, ये सोशल मीडिया में हर चीज़ के बारे में होता है। न्यूआंस्ड बातें बहुत कम ही चलती है, बहुत कम लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। रही बात क्रिएटिन, टोरिन, कार्नोसिन की, तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ही नहीं, एसेंशियल नहीं है ये। मतलब डाइट से इन्हें लेना ज़रूरी नहीं होता इंसान के लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए। हाँ, अगर आप एथलीट हो तो क्रिएटिन सप्लीमेंट्स वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस सभी लेते हैं, वो लैब मेड होते हैं। तो बेसिकली जो भी बातें स्क्रीन पर कही जा रही हैं वो लगभग सभी बातें वीगन्स और वेजिटेरियंस दोनों पर लागू होती हैं, और कुछ बातों में तो मांसाहारी भी आ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये सेक्शन फियर मॉन्गरिंग, डर फैलाने का काम करता है और कुछ नहीं। अब इसके जवाब में गौरव कहेंगे कि हम तो केवल कॉशन का, चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि प्लांट बेस्ड डाइट मत अपनाओ, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट अगर अपनाते हो तो आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं।
तो ठीक यही बातें वेजिटेरियंस को लेकर क्यों नहीं कही गई? क्योंकि जैसा हमने देखा, और अब मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो डेफिशिएंसीज वीगनिज्म में हो सकती है वही वेजिटेरियनिज्म में हो सकती है और वही नॉन वेजिटेरियनिज्म में हो सकती है अगर आपने अपनी डाइट को सही से प्लान नहीं किया है तो। प्रॉब्लम यहाँ पर एक बायस की है। हमारे दिमाग में ये सोच है कि वेजिटेरियनिज्म चूंकि वो हजारों सालों से होता है इसलिए वो अच्छा है, तो भले ही कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है पर उसने कभी अपनी डाइट पर ध्यान ही नहीं दिया तो भी वो ठीक है। अच्छा तुम वेजिटेरियन हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम वीगन बन गए तब तो बहुत खतरे वाली बात है। भाई वो पहले से ही खतरे में था। ओमेगा 3, जिंक, आयरन, विटामिन B12, ये प्रॉब्लम्स उस बंदे को पहले से ही थी क्योंकि उसने अपनी डाइट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी डाइट फॉलो कर रहा हो, उसे अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ केवल प्लांट बेस्ड डाइट्स की कॉलर पकड़ के बोलना और फिर ये बोल देना कि नहीं अगर तुम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हो तब तो चिल मारो, और अगर तुम प्लांट बेस्ड हो गए, वीगन होगा, तब बहुत बड़ी दिक्कत है, ध्यान रख लेना, मर मत जाना। मुझे नहीं लगता ये सही है। मैंने सालों से चलती आ रही डिबेट को ना आज वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर ही लेते हैं, क्योंकि आज इस रेसलिंग मैच का रेफरी खुद साइंस होगा। साइंस एक्चुअली ये नहीं कहता कि प्लांट बेस्ड डाइट्स दुनिया की बेस्ट डाइट है। वो किसी भी डाइट को दुनिया की बेस्ट डाइट नहीं बताता। एक पैटर्न है जिसमें आप कम से कम 80-85% प्लांट खाते हो और चाहो तो 100% प्लांट्स भी खा सकते हो। उस रेंज में सब कुछ हेल्दी हो सकता है अगर आप सही से खा रहे हो तो। और फिर हर पॉपुलेशन में अनहेल्दी लोग तो होते ही हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बात की। कई वीगन्स, वेजिटेरियंस और इवन नॉन वेजिटेरियंस ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे लेकिन ना ही वो इस बारे में सोचेंगे कि उनके डाइट में कैल्शियम वाले फूड्स हैं या नहीं है, और ना ही वो विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेंगे। उनको अब क्या ही बोले। तो यहाँ तक हमने देखा कि गौरव ने जो वीडियो बनाया है वेज और नॉन वेज के बारे में, उसमें काफ़ी सारी ऐसी गलतियां हैं जो सोशल मीडिया पर हमके आमतौर पर देखने को मिलती रहती है। और इस वीडियो का आखिरी का सेक्शन जो प्लांट बेस्ड डाइट्स के बारे में था वो तो सिर्फ डर फैलाने का ही काम कर रहा है। ज़रूरत है लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट करने की। आपने देखा होगा इस वीडियो में मैं चाहता तो केवल बातों का जवाब भी दे सकता था, लेकिन मैंने विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा, क्या सोल्यूशन है वो भी बात की, मैंने कैल्शियम के सोर्सेज की भी बात की। इसी तरीके से मैंने एक और वीडियो में डिटेल में चर्चा की कि कोई व्यक्ति प्लांट बेस्ड डाइट पर रहकर पूरी तरह स्वस्थ कैसे रह सकता है। वो जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।